हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। अभी हम लोग जीआईसी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, 30 क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज उसी के आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। 31 तक हम लोगों ने किया था, अब 32 से आज स्टार्ट करेंगे। ये जीआईसी पेपर है होम साइंस का 2015 का, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर। जो डिजास्टर होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरल होता है, एक तो होता है मैन मेड यानी कि मानवकृत। मानवकृत में जैसे हो जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आता है, उसके बाद आता है परमाणु परीक्षण। ये सब क्या है? ये सब मानवकृत आपदाएं हैं। इनसे जो भी आपदाएं होती है वो मानवकृत कहलाती है। जबकि प्राकृतिक आपदा में आपका आता है तो भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो जब प्राकृतिक आपदा आती है तो कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो विश्व बैंक नहीं, WHO, ये तो हेल्थ है, हेल्थ के लिए सारे काम करती है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वह प्राकृतिक आपदा के लिए तुरंत राहत का काम करती है। आगे देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में। ध्यान दीजिएगा कि 1951 में जो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा हेजिटेशन। तो ध्यान दीजिए कि 1951 में जो क्या स्टार्ट हुआ था? तो पंचायती राज का प्रारंभ 1951 में हुआ था। और उसी के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कब? 2 अक्टूबर को। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, परिवार एक शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। परिवार एक शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है कौन सा? वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन, ICDS या फिर स्कूल मील प्रोग्राम। तो इनमें से शिशु कल्याण कार्यक्रम के लिए कौन सी संस्था, सरकारी संस्था जो है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ICDS। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये पूरी तरीके से बच्चों के लिए बनाया गया प्रोग्राम है, ठीक है। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। इससे रिलेटेड, ICDS से रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने वहाँ पर क्लियर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है क्या? देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना या फिर सुनकर सीखना। तो ध्यान दीजिए, जो प्रसार शिक्षा है वह सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित ना होकर किस पर आधारित है? हमारे व्यवहारिक ज्ञान पर। तो इसमें क्या है? पढ़ना नहीं, इसमें पढ़ना नहीं अलाउ है, मतलब कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें देखना ज़रूरी है, कुछ हद तक सुनना, लेकिन करके सीखने पर यह सबसे ज़्यादा बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मनुष्य होता है, वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद से करना कैसे करे। और प्रसार शिक्षा बेसिकली जो है वह ग्रामीण लोगों के लिए बनाया गया, एक प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए, यानी किस प्रकार? साधारण, व्यवहारपरक, तो व्यवहारिक तो होना ही चाहिए, लोचदार और आधारभूत। तो देखिए, सब होना चाहिए, लेकिन इन सब ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन तो सारे ही करेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोचदार, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि समय, जो हम लोग नियम और सिद्धांत लागू कर दिया, ऐसा नहीं कि बस उसी पे काम करें, नहीं, समय और जो उस समय के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि लोगों को काम करने में, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि जो हम लोगों ने कह दिया बस वही सही है और उसी के आधार पर काम करना है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, यानी जो निश्चित पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग और पर्टिकुलर टाइम में कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो औपचारिक शिक्षा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल शिक्षा क्या है? एक औपचारिक शिक्षा है। बात समझ रहे हैं? गैर औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? तो जो गैर औपचारिक शिक्षा में सब कुछ होता है, लेकिन जो गैर औपचारिक शिक्षा में जो होता है वो टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन, इग्नू वगैरह ले लीजिए, वो कैसा शिक्षा देती है? तो गैर औपचारिक शिक्षा देती है। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत तो परिवार ही आ जाता है, जिसमें अनौपचारिक शिक्षा जो है वह होती है, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित समय अवधि होती है। आगे देखते हैं, नवोदय विद्यालय किसके लिए खोले गए हैं? तो नवोदय विद्यालय आप लोगों को पता ही होगा कि मेनली यह
ग्रामीण इलाकों के लिए खोले गए हैं। तो कैसे? ग्रामीण छात्रों के लिए, ग्रामीण छात्रों के लिए खोले, ग्रामीण प्रबुद्ध यानी टैलेंटेड छात्रों के लिए, ठीक है, गांव के टैलेंटेड लोगों के लिए जो है वह नवोदय विद्यालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है क्या? रुचि जागृत करना, बिल्कुल है। जानकारी देना, यह भी है। और प्रेरित करना यानी कि इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, यह भी पोस्टर प्रयोग का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यशाला जिसे कि वर्कशॉप कहते हैं। तो वर्कशॉप क्या है? व्यक्तिगत संपर्क विधि? नहीं। वर्कशॉप क्या है? यह समूह संपर्क विधि है। ध्यान दीजिएगा, यह समूह संपर्क विधि के अंतर्गत वर्कशॉप आता है। नेक्स्ट हमारे, निम्न में से कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? यानी कि सारे बाकी 3 तो आधुनिक होंगे, बाकी एक आधुनिक नहीं होगा। तो व्याख्यान विधि देखते हैं। और दूसरा ऑप्शन शिक्षक वार्तालाप, ये तो आधुनिक विधि है, क्योंकि पहले की शिक्षा जो होती है वो पूरी तरीके से शिक्षक पर आधारित होती है, यानी जो शिक्षक बोल देता था वही स्टूडेंट लोगों को मानना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होता है कि अब शिक्षक और स्टूडेंट बराबर में अपना वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी समस्याएं जो है, जो शिक्षार्थी होता है वो अपनी समस्या जो है वह शिक्षक को बताता है, ठीक है। तो शिक्षक वार्तालाप, तो ये तो नई विधि है। सूक्ष्म शिक्षण, ये भी नई विधि है, आधुनिक विधि है। अब देखते हैं प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि, मतलब कि ट्रेनर डोमिनेटेड मैथड, ये जो है यह सबसे प्राचीन विधि है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि जो शिक्षक होता था वही जो कह देता था वही स्टूडेंट लोगों को मानना पड़ता था। तो व्याख्यान विधि से भी ज़्यादा अगर प्राचीन है तो वह है प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। यह आधुनिक विधि नहीं है, यह पुरानी विधि है। डिफरेंस आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर कभी कभी हिंदी में दिक्कत आए तो आप लोग उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिएगा, इससे तो प्रॉब्लम जो है थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। आगे देखते हैं, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, औद्योगिक विकास या फिर राजनीतिक विकास। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये सारे कार्य तो शिक्षा के कार्य है ही, लेकिन इन सब ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वह मानव संसाधन विकास होता है। शिक्षित होते ही, यानी जब मनुष्य शिक्षित होता है तो उसकी हर तरीके की योग्यता क्या होती है? वो बढ़ जाती है। बात समझ रहे? शिक्षित होने के साथ साथ उसकी हर योग्यता बढ़ जाती है। अगर उसकी योग्यता बढ़ती है तो उसका आर्थिक विकास भी होगा, उसका औद्योगिक विकास भी होगा और उसका राजनीतिक विकास भी होगा। इसीलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है मानव संसाधन का विकास करना, क्योंकि मानव भी क्या है? एक संसाधन के रूप में काम करता है। आगे देखते हैं, EMMS का मतलब क्या है? यानी EMMS का तात्पर्य बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक मेल मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, ये EMS का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम के आयोजन, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो देखिए, कक्षा कक्ष उपलब्ध होना चाहिए। तो अनौपचारिक शिक्षा है यहाँ पर, देखिए औपचारिक नहीं है। अनौपचारिक में क्या होता है? कक्षा कक्ष नहीं, शिक्षक नहीं। अभी मैंने बताया था कि परिवार बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा देने का बहुत ही अच्छा साधन है। तो क्या परिवार में कक्षा कक्ष होता है? नहीं। शिक्षक होते हैं? नहीं। सीखने वालों को सुविधा हो, ठीक है, सीखने वालों को सुविधा हो, कक्षा कक्ष और शिक्षक दोनों। तो ये ऑप्शन 3 ऑप्शन हमारा आराम से निकल गया। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, सीखने वालों को सुविधा हो, सीखने और सिखाने दोनों को सुविधा हो, यही शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। आँख बंद करके आप लोग केरल पर लगाइएगा, क्योंकि केरल जो है इस समय सबसे शिक्षित राज्य है हमारे देश का। आगे देखते हैं, शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो कि शिशु को प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी उसकी बढ़ाता है, तो क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो कोलेस्ट्रॉम, जो गाढ़ा पीला दूध होता है वह शिशु की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं, यानी कि मात्रात्मक परिवार जो होते हैं उन्हें कहते हैं। तो मैट्रिऑर्कल परिवार, पैट्रिऑर्कल, पॉलीगाइनस परिवार या फिर पॉलीएंड्रस। तो मैट्रिऑर्कल परिवार यानी कि मातृसत्तात्मक आधार पर चलने वाले परिवार को मैट्रिऑर्कल परिवार कहते हैं। आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर हिंदी नहीं दिया है कि मातृसत्तात्मक, इसको इंग्लिश में ही पूरा दे दिया है। तो आप लोग हर चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखिएगा। आगे देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं? तो विकास की पूर्व बाल्यावस्था में,
पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक होता है स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होता है और अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करता है। नेक्स्ट हमारा शिशुओं की ग्रॉस्पिंग, रूटिंग और स्कीइंग को कहते हैं क्या? तो एडेप्टिव रिफ्लेक्स। एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं शिशुओं की ग्रॉस्पिंग, रूटिंग और स्कीइंग को। नेक्स्ट हमारा गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह उसे क्या कहते हैं? यानी गर्भनाल के द्वारा गर्भ यानी कि जो शिशु होता है वह गर्भ में किस अंग से जुड़ा रहता है तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा या फिर जरायु। यही प्लेसेंटा और जरायु के द्वारा ही जो शिशु होता है वो ऑक्सीजन, भोजन, हर कुछ जो है वह माता के जो अंग से ग्रहण करता है। ठीक है, अपना ऑक्सीजन, ऊर्जा, तो जो भी चीज़ें वो ग्रहण करता है वो प्लेसेंटा के जरिए ही लेता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकरण है? यानी कि जब बच्चा जो शिशु होता है बोलने से पहले कोई भी पर्टिकुलर भाषा बोलने से पहले अपनी बातों को किस तरीके से कहता है? तो रोकर, बिल्कुल सही, कूइंग और बबलिंग। ठीक है, भाषा सीखने से पहले ये सारी एक्टिविटी जो होती है यह बच्चा करता है अपनी बातों को बताने के लिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंडोगॉमी। ठीक है, क्या कहते हैं? एंडोगॉमी, यानी अपनी ही जाति में विवाह करना। नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो शिशुओं में हो जाता है क्रेटिनिज्म। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से शिशुओं को क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, भोजन में उपस्थित रफेज। रफेज किसे कहते हैं? तो रेशेदार जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें ही रफेज कहा जाता है। तो जो रेशेदार भोज्य पदार्थ होते हैं वह किस में सहायता करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने में? बिल्कुल नहीं। ऊतकों के निर्माण में? नहीं। क्रमांकुचन गति, मतलब कि क्रमांकुचन गति कहने का मतलब है कि भोजन को आगे सरकाने में रफेज यानी कि रेशेदार पदार्थ जो है भोजन को आगे सरकाने में मदद करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन शरीर में से कौन सा कार्य करते हैं? भोजन शरीर में से कौन सा कार्य करते हैं? तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या फिर ऑल। तो जो भोजन होता है फ्रेंड्स, जो बुक के अकॉर्डिंग था उसमें तो सामाजिक कार्य दिखाया गया है, बट मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए कि भोजन शरीर में इन सभी कार्य को करने में सहायता करता है। ठीक है, हमारे शारीरिक वृद्धि को भी बढ़ाता है, सामाजिक कार्य करने में सहायता करता है और मनोवैज्ञानिक। लेकिन जो आयोग ने माना है वह ऑप्शन बी को माना है। कुछ क्वेश्चंस हर बार ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें कि डाउट होता है। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? यानी किंडरगार्टन पद्धति को किसने बनाया है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना की है। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित होते हैं, किससे? तो आंतों के संक्रमण से, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, नवजात पीलिया से या फिर अति सक्रियता से। तो जो नवजात शिशु होते हैं वो माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से जो है वह पीड़ित होते हैं। आगे देखते हैं, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? रक्त में प्रवाह उत्तेजित होता है, रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया का आरंभ होता है और यह दर्शाता है कि वो भूखा है या फिर यह दर्शाता है कि वह दर्द में। तो जो जन्म के समय जब बच्चा रोता है तुरंत, तो उससे यह पता चलता है कि उसकी श्वसन क्रिया क्या है, वह आरंभ हो गई है। चलिए सेकंड लास्ट है हमारा, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है। विकासात्मक कार्य को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो सामाजिक अपेक्षाएं, संस्कृति, सीखना और प्रेरणा। तो विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है सामाजिक अपेक्षाओं पर सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं अगर उस पर खरा उतरता है तभी क्या होता है? विकासात्मक कार्य जो है वह संपूर्ण होता है। किससे? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट ऑप्शन है सामाजिक अपेक्षाएं। लास्ट है हमारा, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रतिदिन की योजना यह भी होनी चाहिए, यह नर्सरी स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। दीर्घकालीन योजना भी होनी चाहिए और अंशकालीन योजना भी होनी चाहिए। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाता है कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक छूट गया था, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए या फिर जायगोट। ये सब तो वंशानुक्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो इसकी मूल इकाई है वो देखिए है, वो है जीन्स। जीन्स ही क्या होता है कि वंशानुक्रम के गुण को
एक से दूसरे में पहुंचाने में मदद करता है। तो इसीलिए जीन्स क्या है, वंशानुक्रम की मूल इकाई मानी गई है। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।